करने के बाद उसका वेपर प्रेशर एनालाइज कर रहे थे। एक तो ये पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि कंपोजिशन क्या रही होगी अगर बॉइलिंग पॉइंट ये था, XYZ कुछ भी बॉइलिंग पॉइंट है, और उसमें इक्वेशन कौन सी लग रही थी, राउट्स लॉ की। दूसरा, हमने जब वेपर फेज में कंपोजिशन पढ़ा था तो राउट्स लॉ को किसके इक्वल इक्वेट किया था, डाल्टन्स लॉ के। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, ताकि तुम्हारी रिवीजन हो जाए। एट 90 डिग्री सेल्सियस, और जिससे नहीं हुआ वो निराश मत होना, मेरे से भी नहीं हुआ था पहली बार, मतलब जब मैं स्टूडेंट था। बोलना पड़ता है बस, क्वेश्चन तो नया ही है, मतलब मेरे से तो इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं होते थे, मैं थोड़ा नील बच्चों में था। क्या टॉलिन, लो टॉलिन का स्ट्रक्चर देख लो भाई, और क्या, दोनों सॉल्वेंट है भाई, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, दो सॉल्वेंट है, उस पर ध्यान रखो। अभी जाइलिन में CH3 लग जाते हैं, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है, ठीक है। और रिसोर्सिनोल, कैटिकोल, ये होते हैं। अरे भाई वो ऑर्गेनिक का पार्ट है, तुम क्वेश्चन देखो। तुम्हें ब्रेक भी नहीं मिला ना आज, कोई बात नहीं। सर ने लेट छोड़ा भाई, बढ़िया AC चल रहा है, आराम से सो भी सकते थे तुम बीच में। What is the composition of liquids? Boils at 90 degree Celsius. When pressure is 0.5 atm. What is what is the composition of vapor produced? वन ATM इज इक्वल टू 760 टॉर या 760 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, सेम होता है। तुम्हें ATM में करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, टॉर में ही आंसर आ जाएगा। तुम्हें वैसे भी कॉम्पोजिशन निकालनी है, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगानी। या तो ATM को टॉर में कर लेना या टॉर को ATM में, अलग अलग मत रखना बस।
पॉइंट में ही आएगा, कंपोजिशन तो पॉइंट्स में ही आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन नेट 1 ही हो सकता है, तो दोनों का 1 से कम होगा तो 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। फ्रैक्शन में भी बता सकते हो। तू थोड़ी सी गलती करके है, 2/25 तो नहीं आएगा, एक बार चेक कर, ध्यान से देख। हाँ 25 आ रहा ना, शाबाश। 0.92 किसका? टॉलिन का। ठीक है, वेपर फेज में भी निकाल दो। क्वेश्चन बढ़िया है, बस तुम्हें स्टेप वाइज चलना है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और इससे डिफिकल्ट आएगा भी नहीं मेंस में। सेट है, दूसरा 2/25। अर्शप्रीत हुआ? 2/25 दूसरा है। ये लिक्विड फेज में निकाला ना? ये वैसे निकालना। हाँ हाँ हाँ, अब वाई और वाई भी निकालना है, बिल्कुल ठीक है। देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, खतरनाक, बढ़िया क्वेश्चन है, हैवी रेफरेंस बुक का, नरेंद्र अवस्थी। ये है अवस्थी क्वेश्चन। हाँ ऑब्जेक्टिव, मगर कुछ तो बहुत लंबे क्वेश्चन है अवस्थी के फिजिकल। सारी करोगे तो एग्ज़ाम से भटक जाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आएंगे। हाँ, लेवल 1 में से भी अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत लंबे हैं। ना मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन ना है नहीं अनअकैडमी के, उसमें आसान से क्वेश्चन है। हाँ सब्जेक्टिव में तो, पर हमें सब्जेक्टिव आएगा नहीं ना। PYQ तो आसान ही है, PYQ में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी भी इस साल का भी, अभी जैसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं तुम्हें PYQ दिखाता हूँ, क्या पता अभी भी तुम कर सकते हो कुछ PYQ सॉल्यूशंस के। अभी देखते हैं, सर्च ही करता हूँ। एक बार बोर्ड पे देखना, अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं, इसने ये बोला है 90 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन दे रखा है 400 टॉर, मतलब ये तो इसके प्योर का है। और जाइलिन का कितना है 150 टॉर, ये भी इसके प्योर का है। फिर व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, जब हमने इसको मिक्स कर दिया, विच बॉयल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉयल करता है 90 डिग्री सेल्सियस पे, व्हेन P इज 0.5 ATM, यानी कि जब प्रेशर कितना है 0.5 ATM। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर दे ही रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, कितना? क्या मिक्सचर का 400 टॉर है? नहीं, वो तो प्योर का है। क्या 150 टॉर है? ये भी नहीं, क्योंकि ये किसका है? प्योर जाइलिन का। तो मिक्सचर का क्या है? 0.5 ATM। तो 0.5 ATM लिख दूं, यानी कि आधा ATM। एक ATM में होते हैं 760 टॉर, तो आधे ATM में कितने होंगे? उसका हाफ, यानी कि 380 टॉर। इतने में किसी को डाउट है? लावण्या नहीं है ना? अब राउट्स लॉ की इक्वेशन क्या कहती है? P टोटल क्या होगा, जो मिक्स कर रखा है, P नॉट जाइलिन, जो कि जाइलिन का प्योर का है, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन, प्लस P नॉट टॉलिन का मल्टीप्लाइड बाय
उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। तो यही लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया। अब पी टोटल हमारे पास कितना आ गया था 380 टोर इज इक्वल टू ज़ाइलिन का प्योर कितना है 150 इंटू क्या लिख दूँ XX, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ज़ाइलिन, प्लस टॉलिन का कितना है 400। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसको लिख दूँ 1 माइनस एक्स ऑफ ज़ाइलिन, लिख सकते हैं ना ये, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। तो अगर 1 में से ज़ाइलिन का हटा दूंगा तो किसका आ जाएगा टॉलिन का। तो यहाँ से करके देख लो 380 इज इक्वल टू 150x प्लस 400 माइनस 400xx। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं तो 400 माइनस 150 कितना हो गया 250। 250xx इज इक्वल टू 400 माइनस 380 कितना हो गया 20। तो xx कितना आ गया 20/250, दैट विल बी इक्वल टू 2/25। तो अब x टॉलिन कैसे आएगा, 1 में से माइनस कर दूंगा तो 1 माइनस 2/25 कितना हो जाएगा 23/25। इतने में किसी को डाउट है, आज भी क्लियर है। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है टोटल 1, तो वही कंसेप्ट यूज़ किया, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। लेकिन ये जो x आया है ये कौन से फेज में है, लिक्विड फेज में, कि लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन था उसका। अब वो क्या बोल रहा है वेपर फेज कॉम्पोजिशन भी बताओ। तो चलो मान लो टॉलिन का ही लेके चलते हैं। जब भी तुम्हें वेपर फेज का निकालना है तो तुम क्या करोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, किस किस को, राउट्स लॉ को और डाल्टन लॉ को। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P0 टॉलिन मल्टीप्लाइड बाय x टॉलिन इज इक्वल टू P टोटल मल्टीप्लाइड बाय y टॉलिन। यही करवाया था ना, यही था डाल्टन लॉ। अब यहाँ से y टॉलिन की वैल्यू क्या आएगी P0 टॉलिन बताएगा कोई कितना था 400 मल्टीप्लाइड बाय x टॉलिन हमने निकाला था ऊपर, कितना आया था 23/25 और डिवाइडेड बाय क्या था P टोटल भी निकाल लिया था, कितना आया था 380। युवराज आ भी रहा है समझ कि ऐसे ही कह रहा है, निकाल दिया फिर तो ठीक है 380। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये कट गया 219, तो ये कितना आ जाएगा 92/95। तो ये 0.096 आएगा 0.96। तो ये क्या आ गया y टॉलिन। तो यहाँ से y ज़ाइलिन कितना आ जाएगा। अब ये भी है तो टेक्निकल मोल फ्रैक्शन ही, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन किस में है वेपर फेज में। तो 1 माइनस 0.96 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.032 0.04। बिल्कुल ठीक है, हो गया। तो ये वेपर फेज कॉम्पोजिशन भी तुमने निकाल दी। अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि कौन सा ज़्यादा वोलाटाइल है, हालांकि ये क्वेश्चन में था नहीं अवस्थी में, तुमसे कोई पूछ ले कि इनमें से ज़्यादा वोलाटाइल कौन है, टॉलिन है। बिल्कुल, प्रेशर से देख लिया। मुद्दे की बात ये है, ये बोल रहा है वाई टॉलिन का मतलब क्या है, जब गैस बन गई तो गैस में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.96, ठीक है, और इसका कितना है 0.04, यानी कि गैस फेज में ज़्यादा कौन है, टॉलिन ज़्यादा है। और जो गैस फेज में ज़्यादा है इसका मतलब वो उड़ा ज़्यादा होगा तभी उसके वेपर्स बने होंगे, तो ज़्यादा वोलाटाइल भी कौन है, टॉलिन। तो कई बार क्वालिटेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है तुमसे विच वन इज़ मोर वोलाटाइल, ये क्वेश्चन देंगे तो यहाँ पे लिख लो टॉलिन इज़ मोर वोलाटाइल। हालांकि उसने पूछा नहीं था बुक में, ये मैं अपने उससे बता रहा हूँ तुम्हें, टॉलिन इज़ मोर वोलाटाइल। हो गया। अब हेडिंग डालते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हेनरी लॉ, जब लिक्विड में गैस को मिक्स करेंगे, अभी किसको मिक्स किया है लिक्विड में, लिक्विड को, तो जब लिक्विड में गैस को मिक्स करेंगे तब पढ़ेंगे हेनरीज लॉ।
अब हेडिंग डालो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे अब की बार तो तुम्हें बोर्ड्स भी देने हैं, तो बोर्ड्स में थ्योरेटिकली पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। 5 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया, बीच में लाइन लगाना और वो क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे जेई मेंस में भी, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, मान लो 5 ml पानी मिक्स किया और 5 ml उसमें कोई और सॉल्वेंट मिक्स किया, अगर तो टोटल करके 10 आ रहा है, 5 और 5 कितना हो गया 10 ml, तो वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार ये होगा कि 5 ml पानी में तुमने 5 ml इथेनॉल डाल दिया, तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, तो वो सॉल्यूशन कैसा बोला जाएगा, नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब हो सकता है 5 और 5 मिलके क्या हो जाए, 11 हो जाए, या ये भी हो सकता है 5 और 5 मिलके क्या हो जाए, 9 हो जाए। अगर 5 और 5 मिलके 11 हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हाँ, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर 5 और 5 मिक्स के वॉल्यूम कम आ गया, यानी कि 9 आ गया, तो वो कौन से होंगे, नेगेटिव डेविएशन। इन सारी बातों को लिखते हैं, लिखो लिखो क्या, पहले तुम एक डायग्राम बनाओ और उससे समझो कि फ़र्क है क्या। ये बना लो, ये YouTube बनाई, अब ये वही है, मैनोमीटर का सेटअप है। तो यहाँ पे जो हाइट का गैप होगा वो देखते हैं कितना है। इसमें मैंने सॉल्यूशन मिक्स किया ए और बी कंपोनेंट का, ए और बी मिक्स किए, इसका 2 मोल मिक्स किया, इसका किया 3 मोल, इसका PA0 था 60 mm Hg, इसका PB0 दे रखा है 80 mm Hg। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे P सॉल्यूशन निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, राउट्स लॉ लगा के। तो यहां से कैसे आएगा, लावण्या बताओगी कि क्या फॉर्मूला लगेगा। अगर मेरे को सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है तो कैसे लगेगा, प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल। तो ए का प्रेशर कितना दे रखा है 60 मल्टीप्लाइड बाय इसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बताओगी 2/5, बहुत ही बढ़िया, 2/5 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय, परफेक्ट, ऐसे ही होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा PS। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखना कितना आ रहा है, 5 12 60, 16 पंजे 80, ठीक है, 12 दूनी 24, 48, 70, 8 4 12 72, ये कितना आ गया 72 mm Hg। तो ये PS क्या आया 72 mm Hg। जब मैंने थ्योरेटिकली निकाला तो कितना आ रहा था 72 mm Hg, और जब मैं यहाँ से देखता हूँ मैनोमीटर से तो यहाँ से भी कितना आता है 72 mm Hg। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं इसका मतलब मेरा सोल्यूशन कैसा है, आइडियल है। बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे स्टार लगा के लिख लो, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। इफ़ P ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो मैनोमीटर से देखा, इफ़ P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P कैलकुलेटेड बाय राउट्स लॉ, P कैलकुलेटेड बाय राउट्स लॉ, देन आवर सॉल्यूशन इज आइडियल, लिख सकते हो, देन आवर सॉल्यूशन इज आइडियल, तब तो आइडियल है। गर्मी वर्मी तो नहीं लग रही ना, तो
ठीक चल रहा है। क्या हो गया? थोड़ा दिमाग का समझाओ। क्या था वो ऑब्जर्व कैसे निकालना है? वो तो रोज ही अच्छे आ जाएगा। अरे रोज ही तो फिजिक्स है, उसमें वो तुम्हें कभी पूछेगा नहीं। इसको मतलब नहीं समझ आ रहा था ऑब्जर्व का। चल तुमने बता दिया ना, है ठीक कह है। रहा हूँ दिमाग का। उसमें कम नहीं है, उसमें ज़्यादा है। चलो तब तक कुछ लोड हो जाएंगे प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरा पी ऑब्जर्व्ड, पहली चीज़ लिखो। तुम्हें अगर बोर्ड में आया तो, क्योंकि अभी पता क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर जब हमने पेपर दिया तो हमें थ्योरेटिकली थोड़ा लिखना भी आना चाहिए। वो ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड में तो तुम लिखोगे ही। तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देना अगर आइडियल सोल्यूशन डिफाइन करने के लिए आया। इफ़ पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P naught B into XB, then the solution is ideal. Then the solution is ideal. और ऐसे बोर्ड को हल्के में मत लेना, बोर्ड के एग्जाम्स को। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता जब तुम बोलते हो ना कि केमिस्ट्री में 100 में से 100 ही आए हैं मेरे, तो फिर एक अलग सी होती है। बाकी तो IIT तो तुम सबने कर ही देना, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बाकी क्या हो सकता है? पहला केस, अब ये भी हो सकता है इफ P ऑब्जर्व्ड, अगर जो मेरा ऑब्जर्व्ड P है वो ग्रेटर देन P कैलकुलेटेड बाय राउट्स हो जाए। P कैलकुलेटेड में P राउट्स ही लिख लो, जो राउट से कैलकुलेटेड किया। तो ये कैसा डेविएशन था? पॉजिटिव डेविएशन। अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आ रहा है तो कैसा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा केस क्या है? हाँ, इफ P ऑब्जर्व्ड इज लेस देन P राउट्स, तो कैसा डेविएशन है? नेगेटिव। अब मैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा इसकी, और वो NCERT में है नहीं, तो उसको ध्यान से समझना। तो ये कैसा है? नेगेटिव डेविएशन। हो गया? अब हेडिंग डालो आइडियल सॉल्यूशंस। नोट्स के लिए आइडियल सॉल्यूशंस। लिखो द सॉल्यूशंस विच फॉलो, द सॉल्यूशंस विच फॉलो, लिख ही दूं क्या? द सॉल्यूशंस which follow Raoult's law over all compositions, over all compositions are called ideal solutions, are called ideal solutions, i.e. P observed is equal to P naught A into XA plus P naught B into XB.
आज कौन कौन नहीं आया? जसकीरत नहीं आया, परीक्षा नहीं आई और महक नहीं आई। चलो आगे, अब लिखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। The solutions which do not follow Raoult's law are called Raoult's law over all compositions are non-ideal solutions. i.e. P observed not equal to P naught A XA plus P naught B XB। जब इतना लिख लिया है तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ओवरऑल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? अभी पिछली क्लासों में मैंने एक कर्व बनाया था, है ना? वो कर्व किस किस के बीच में था? वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। और अगर सॉल्यूशन मेरे आइडियल थे जब तक, तो कर्व कैसा आ रहा था? स्ट्रेट लाइन। अब कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? एक्स से पहले 1 था और आगे जाते जाते क्या हो रहा था? 0। और वहाँ पर जब आगे जा रहे थे तो एक्स भी क्या हो जा रहा था? 1। तो बीच में अगर मैं कहीं पे ले रहा हूँ तो वहाँ पे एक्स ए की भी कुछ वैल्यू है और एक्स बी की भी कुछ वैल्यू है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कोई कॉम्पोजिशन। अब हर कॉम्पोजिशन को अगर मैं मैच करता जाऊँ कर्व पे, अगर तो वो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो कैसा कर्व है? आइडियल सॉल्यूशन का। लेकिन अगर किसी भी कॉम्पोजिशन पर वो ऐसे चल रहा था और नीचे गिर गया, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा? नॉन आइडियल। तो इसीलिए लिखा है ओवर ऑल कॉम्पोजिशंस। हर एक कॉम्पोजिशन पर अगर स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तो आइडियल, अगर नहीं करता तो नॉन आइडियल। तो यहाँ पे लिखो नॉन आइडियल में 2 आएंगे, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। फिर इनका क्लब करके डिफरेंस लिखेंगे क्या है। यहाँ पे P ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे P ऑब्जर्व्ड लेस देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। कोई क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट, लेबलिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक तरफ लिखो आइडियल सॉल्यूशंस और दूसरी तरफ लिखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, इसमें से सर्शन रीजन आ जाए या कोई थर्मोडायनेमिक फैक्टर आ जाए जेई में। अभी ये ग्राफ दिखाऊंगा, उसको इंटरप्रेट करके बताना। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इसके बीच का डिफरेंस। नॉन आइडियल में भी 2 आएंगे, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन।
फर्स्ट पॉइंट तो यही है, P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रह जाएगा। यहाँ पे P ऑब्जर्व्ड जो है वो ग्रेटर होगा P राउट से, जो मतलब राउट्स लॉ से कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे P ऑब्जर्व्ड जो होगा वो लेस हो जाएगा किससे, P राउट से। होता कैसे है ये सब, एक सॉल्वेंट A है और एक सॉल्वेंट B है। अभी एक सॉल्वेंट की बात करते हैं, जैसे पानी ले लिया तो इसमें ए मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में क्या होगी, कोई ना कोई इंटरेक्शन होगी। सबसे कम इंटरेक्शन कौन सी फेज़ में होती है, गैस में। अब लिक्विड फेज़ में थोड़ी सी इंटरेक्शन होंगी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होंगी। अब A और A के बीच में कुछ इंटरेक्शन है और B के बीच में इंटरेक्शन है। अब दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन बना दिया। तो अब नई इंटरेक्शन आएंगी, कौन सी, AB इंटरेक्शंस। अगर AB इंटरेक्शन की जो फोर्स है वो AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन इंडिविजुअल के बराबर है, जैसे A और A आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे अट्रैक्शन फोर्स से, B और B इंडिविजुअली कर रहे थे। अब AB जब करेंगे, अगर उसकी इंटरेक्शन बराबर है A के और B के, तो वहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, आइडियल, क्योंकि कोई भी फोर्स बढ़ नहीं गई और कोई भी फोर्स कम नहीं हुई। तो लिखो पहला पॉइंट लिखो, पहला तो लिख चुके हैं, सेकंड लिखो, AB टाइप इंटरेक्शंस, AB टाइप इंटरेक्शंस are equal to AA type and BB type interactions, AA type interactions and BB type interactions. हाँ, तो कर ही नहीं सकता मैच, उसका एग्जाम्पल है। अभी जब इसके एग्जाम्पल करेंगे ना तो देखेंगे कि दोनों नॉन पोलर होने चाहिए अगर हमें AB इंटरेक्शन बराबर चाहिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बेंजीन और टॉलिन को मिक्स कर दूं, तो बेंजीन कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर, टॉलिन भी ऑलमोस्ट कैसा है, नॉन पोलर, तो उनकी इंटरेक्शन कैसी होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगी। तो वो कैसा सोल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। तो एक जैसा नेचर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। अर्शप्रीत, अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो बताओ कि AB इंटरेक्शन AA इंटरेक्शन और BB से ज़्यादा हो जानी चाहिए या कम, ज़्यादा होनी चाहिए। ध्यान से सोचो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है राउट से, मतलब जो कैलकुलेटेड है उससे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैसा आ रहा है, ज़्यादा। वेपर प्रेशर ज़्यादा कब आएगा, जब इंटरेक्शन बढ़ जाएंगी या इंटरेक्शन घट जाएंगी। लिक्विड अपना सरफेस कब छोड़ेगा, जब उनके बीच में घमासान इंटरेक्शन होगी या कम इंटरेक्शन होगी। कम इंटरेक्शन होगी तो क्या करेगा, अपना सरफेस छोड़ जाएगा और कहाँ चला जाएगा, वेपर फेज में। तो यानी कि जो अब AB इंटरेक्शन है पॉजिटिव डेविएशन के केस में, वो ज़्यादा होनी चाहिए या कम, कम इंटरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। वेपर प्रेशर ज़्यादा आने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरेक्शन कैसी हो जानी चाहिए, कम। इंटरेक्शन कम होंगी तभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, उड़ जाएंगे। अगर इंटरेक्शन ज़्यादा रखेंगे तो फिर कौन सी फेज़ में रहेंगे, लिक्विड ही फेज़ में रखेंगे। तो लिखो इस चीज़ को, AB इंटरेक्शंस, ये तो सिंपल सी चीज़ है पढ़ने के लिए। AB टाइप इंटरेक्शंस आर वीकर देन AA type and BB type. अब नेगेटिव डेविएशन में क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हो गया कम, यानी कि वेपर मॉलिक्यूल्स बने ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने नीचे ही अट्रैक्शन बढ़ा ली होगी, तभी वो लिक्विड में रह रहे हैं।
यानी कि ए बी इंटरेक्शन क्या हो गई, किससे, ए से और बी से। तो अब क्योंकि आपसी इंटरेक्शन उनकी ज़्यादा है तो वो कौन से फेज में रहेंगे, लिक्विड में, वेपर में नहीं जाएंगे। वेपर में नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कैसा आएगा, कम आएगा। तो लिख लो ए बी टाइप इंटरेक्शंस, अनुभव हंस क्यों रहा है इंटरेक्शन सुन के, आर स्ट्रोंगर देन ए टाइप एंड बी टाइप। थर्ड पॉइंट, अगर मैं डेल्टा वी मिक्स की बात करूं तो नकुल क्या आएगा डेल्टा वी मिक्स यहां पे, सेम, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है और इनिशियल वॉल्यूम है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर 5 और 5 मिलाए हैं तो टोटल कितना आएगा, 10 ही आएगा। यानी कि डेल्टा वी मिक्स कैसा रहेगा, 0, चेंज नहीं होगा वॉल्यूम। ठीक है, जो भी तुम डाल रहे हो उनका वॉल्यूम कैसा रहेगा, एडिटिव रहेगा। 5 और 5 मिलके 10 ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कर देंगे कि 9 हो गया या 11 हो गया। तो डेल्टा वी मिक्स यहाँ पे क्या है, 0। युवराज, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाना चाहिए, सेम है। अभी तो बताया है कि भाई मिक्स करेंगे, इंक्रीज होगा ना। अब एक बात बताओ, ए बी इंटरेक्शन कैसी हो गई, वीक हो गई। यानी कि अब मॉलिक्यूल लिक्विड फेज छोड़ के कहाँ पहुंच चुके हैं, गैस फेज में। और गैस फेज का वॉल्यूम लिक्विड फेज से क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। सिंपल सी चीज़ें हैं समझने के लिए, अगर तुम बेसिक से रिलेट करके चलोगे तो गलती नहीं करोगे। नेगेटिव डेविएशन में क्या है, इंटरेक्शन बढ़ गई, वेपर कम बने, तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लिख लो इसको। अब फोर्थ पॉइंट, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग की जो बात है, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं रही। जब डेल्टा वी मिक्स 0 है तो यानी कि एंथैल्पी चेंज भी क्या है, 0, डेल्टा एच मिक्स 0। अभी इसको और टेक्निकल डिटेल में जाऊंगा इसकी, पहले इनका समझते हैं। इसका डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ और कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अभी समझाता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा हूँ। डेल्टा एच मिक्स इसका क्या होगा, कोई अपने दिमाग से सोच के बताओ, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। एक मिनट, अब सुनो तो सही। जो फाइनल ए बी इंटरेक्शंस आ रही हैं वो कैसी हैं, पॉजिटिव डेविएशन में कम है। यानी कि पहले कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या हमें एनर्जी मिलेगी, देनी पड़ेगी। कोई भी रिश्ता अगर तोड़ना है तो उसके बीच में तो आग तो लगानी पड़ेगी। तो डेल्टा एच मिक्स क्या है, हमें देना पड़ेगा। यानी कि रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का डेल्टा एच मिक्स कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच मिक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। क्योंकि फाइनल इंटरेक्शन वीक है इनिशियल इंटरेक्शन से, तो इनिशियल इंटरेक्शन को तोड़ा गया होगा, तो तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है। तो डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसको समझ लेना, इस पॉइंट को। वहाँ पे एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाया, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0। अब कैसे है वो नहीं लिखा हुआ उसमें, तो इसको याद रखना, लिख लेना ब्रैकेट में, रिश्ता तोड़ा था तो, और तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0। और आइडियल में इज इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि जैसा पहले रिश्ता था वैसे का वैसा ही बाद में भी है, तो ना देनी पड़ी एनर्जी ना लेनी पड़ी, तो वो आपसी सेटलमेंट हो गया। क्या कह रहा है,
जो दहेज में आया था वो एल्यूमिनियम में चला गया, क्या कह रहा है? हाँ ये भी ठीक है, ड्रम में नहीं जाना चाहिए, बाकी तो सब सेम ही है। ये लिखो, अब आगे आगे वो देखो। अब इसकी अगली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो मेंशनड ही नहीं है शायद एनसीईआरटी में, डेल्टा जी मिक्स, लेकिन इसका कर्व आ रखा है जेई में। डेल्टा एच मिक्स और वी मिक्स पे ही जोर दे रखा है। डेल्टा जी मिक्स की बात करते हैं। डेल्टा जी मिक्स क्या होगा? डेल्टा एच मिक्स माइनस टी डेल्टा एस। अरे सुनो तो सही, माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब डेल्टा एस मिक्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? अरे सुनो तो सही, अब इसका डेल्टा एच मिक्स कैसा है? ज़ीरो। तो यहाँ से अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तो डेल्टा एक्स मिक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस डेल्टा जी मिक्स अपॉन टी, यही आएगा ना। अब डेल्टा एस मिक्स क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, माइनस आर टी एल एन के, यही पढ़ रखा है। तो लिखो, अब टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस आर एल एन के। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, के का मतलब तो मोल फ्रैक्शन ही रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एल एन एक्स वन प्लस एल एन एक्स टू, यही रहेगा। आर टी एल एन के से टी से जब टी डिवाइड हुआ तो क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो मैंने डायरेक्ट यही इक्वेशन लिख दी। अब मोल फ्रैक्शन की जो बात है, मोल फ्रैक्शन हमेशा कैसा रहेगा? या तो 1 या लेस देन 1। अब अगर लेस देन 1 रहेगा तो एल एन की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। भाई ये लॉग का कर्व है ना, ये लॉग का ही कर्व है। ये log 1 0 होता है। अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है तो ये वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं? नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब ये नेगेटिव देगा अंदर से, और बाहर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा एस मिक्स हमेशा कैसे होगा? ग्रेटर देन 0। लिखो इस चीज़ को, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट लिख रखा है। डेल्टा एस मिक्स कैसा होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में? एंट्रोपी चेंज। और एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोलते हैं इसको, या मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। बिल्कुल, ये सवाल पूछा गया है, मतलब हाइपोथेटिकली पूछा है। मैंने भी पूछा था कि रैंडमनेस इसमें कैसे बढ़ गई। लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है तब तो समझ में आता है, ठीक है, कि इधर उधर घूमने लग गए। अब इसमें रैंडमनेस कैसे बढ़ रही है, इसको क्वालिटेटिवली पढ़ सकते हो तुम। मान लो एक रूम खोला तुमने, उसमें ब्लैक कलर के लैब्राडोर हैं, देखा एक तरफ देखा सारे काले लैब्राडोर घूम रहे हैं। दूसरे रूम में कैसे हैं? वाइट कलर के लैब्राडोर हैं। तो एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, दूसरे रूम में भी एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों को मिक्स कर दिया तो अब सारे कैसे घूमने लग जाएंगे? कोई ब्लैक दिख रहा है, कोई वाइट दिख रहा है, कोई ब्लैक दिख रहा है, कोई वाइट दिख रहा है। तो रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो कभी भी तुम किसी भी चीज़ को मिक्स करोगे तो उसकी यूनिफॉर्मिटी खत्म होगी हमेशा। तो जब तुम दो सॉल्यूशन को भी मिक्स करोगे तो डेल्टा एस हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। लिखो इसको। अब अगर ये डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा जी मिक्स क्या आएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। ये नेगेटिव कैसे होगा? देख लो भाई, टेम्परेचर पॉजिटिव है, डेल्टा एस मिक्स तुम्हारा कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन ही बच गया बस, नेगेटिव उधर जाएगा तो हमेशा टर्म कैसी आएगी? नेगेटिव। तो डेल्टा जी मिक्स क्या आएगा? लेस देन 0। और डेल्टा जी मिक्स 0 आना भी है, लेस देन 0 आना भी है, क्योंकि डेल्टा जी लेस कब आता है? अगर रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। और जब तुमने मिक्स कर दिया और वो दोनों आपस में घुल भी गए, यानी कि रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। ऐसा ही है ना, कोई भी चीज़ को मिक्स करते हो, जैसे हेक्सेन और हेप्टेन को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो मेरे को कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी पड़ती, मैंने अगर दोनों को मिक्स किया तो अपने आप मिक्स हो जाते हैं। तो रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी मिक्स वैसे भी लेस देन 0 आएगा,
लेकिन मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकूं तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का यूज़ किया। तो इसको लिख लो, एनसीईआरटी में डायरेक्ट पॉइंट लिख रखे हैं। इसका डेल्टा जी मिक्स कैसा होना चाहिए? क्या पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशन बनाना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल नहीं है। पानी में इथेनॉल मिलाओ, ठीक है, और मिलाते ही हैं तो ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप घुल जाता है, कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। इसका भी नेगेटिव ही है। क्या नेगेटिव डेविएशन के सॉल्यूशन बनाना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका डेल्टा जी मिक्स भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। डेल्टा जी मिक्स में हमें एक चीज़ समझ में आई कि हर एक केस में, चाहे वो आइडियल है, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन है, चाहे नेगेटिव डेविएशन है, सब में क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एस मिक्स की बात करें, डेल्टा एस मिक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तीनों केस में, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो रैंडमनेस क्या होनी है, ज़्यादा ही होगी। यूनिफॉर्मिटी हटेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस मिक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। सारे थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स जो हैं वो लिखवा दिए। इससे बाहर का थर्मोडाइनमिक्स कुछ नहीं पूछेगा, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। अब एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। ये लिख लिया, छठा पॉइंट लिखते हैं, सिक्स पॉइंट लिखो। कौन से ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, जिनका नेचर कैसा होगा, सेम सेम होगा? तो लिख लो, सॉल्यूशंस ऑफ सेम नेचर, सॉल्यूशंस ऑफ सेम नेचर। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया, हैलाइड का ले लिया, C2H5Br और C2H5I, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होगा। दोनों मॉलिक्यूल्स अगर वो पोलर है तो दूसरा भी पोलर ही होगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, बेंजीन और टॉलिन मिक्स कर दिया, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बेंजीन और टॉलिन। और लिख लो N-हेक्सेन N-हेप्टेन, N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन। ये वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो अब तक आए हुए हैं, तो ये मैंने लिखवा दिए। एक आध बार एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहाँ पे हो सकता है कुछ अलग मिल जाए, पर अगर तुम्हें ये लाइन याद है, सॉल्यूशंस ऑफ सेम नेचर, तो तुम गलती नहीं करोगे। हाँ, ये सारे जो हैं ये अलग हैं, उसके रीज़न भी अलग हैं। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव डेविएशन किसको शो करना चाहिए, जो आपस में इंटरेक्ट कर लें या आपस में इंटरेक्ट ना करें? आपस में इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि अगर आपस में इंटरेक्ट कर लिया या किसी तरीके की बॉन्डिंग बनाई तो वहाँ पे फिर वो लिक्विड फेज में चला जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। लेकिन अगर इंटरेक्शन उनकी आपस में नहीं हुई तो फिर कैसे होते रहेंगे, वेपराइज होते रहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्यूशंस ऑफ अपोजिट नेचर, सॉल्यूशंस ऑफ अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर। ये मैं पढ़ा रहा हूँ पॉजिटिव का केस। एग्जाम्पल लिख लो, CCl4 एंड CHCl3। इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, CCl4 कैसा था, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। CCl4 की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, CHCl3, इसमें पोलैरिटी है, ठीक है। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर इंटरेक्ट कर जाएगा, नहीं करेगा, उड़ते रहेंगे दोनों अपने उससे और पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। H2O और C2H5OH, ये तो दोनों ही पोलर हैं, तो सर ये कैसे आ गए पॉजिटिव डेविएशन में? आयंस में डिसोसिएट होता है, कौन आयंस में डिसोसिएट होगा? H2O, H2O का तो आयनाइजेशन कांस्टेंट बिलियन में एक मॉलिक्यूल आता है जो डिसोसिएट होता है। इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगर पानी अपने मॉलिक्यूल्स के साथ H बॉन्डिंग कर रहा है तो H बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग, लेकिन तुम जैसे ही इसमें इथेनॉल डालोगे C2H5OH, ये कैसा पार्ट है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट है, कार्बन कंटेनिंग पार्ट है। ये कैसा पार्ट हो गया? नॉन पोलर। तो ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या करता है? बाधा डालता है, यानी कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या कर देगा? कम कर देगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो रही है, इसका मतलब वेपराइज करना क्या करेगा? ज़्यादा शुरू करेगा, या वेपराइजेशन कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो पानी और C2H5OH कैसा है? पॉजिटिव डेविएशन का केस है। एग्जाम्पल H2O और CCl4, ये तो समझ में आता ही है। ये लिख दिए। अब लिखो नेगेटिव डेविएशन के। इसमें यह मत लिखना कि सॉल्यूशंस ऑफ सेम नेचर, ठीक है? सेम नेचर में क्या आ जाएगा? फिर आइडियल में चले जाएंगे। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? अगर तुम मिक्स करोगे तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने शुरू होंगे, एक नई रिजल्टेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कैसे फेज में रहना पसंद करेंगे। अगर बॉन्ड बन रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? बढ़ेंगी, यानी कि फेज कैसा रहना चाहेगा? लिक्विड, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो लिखो स्ट्रॉन्ग फोर्स अराइजेस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। और वो जनरली कौन सी बॉन्ड होगी? मैक्सिमम केसेस में तुम्हारे सिलेबस में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगी। एग्जाम्पल है H2O और HNO3। इसमें दोनों ऑक्सीजन है, तो कैपेबिलिटी है दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, तो एक नई बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी दोनों मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। H2O और HX, ये X को क्या करेगा? और पोलराइज करेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है। C6H6 ऐसे लिख लो। CHCl3 और एसीटोन, जैसे अभी ये बोल ही रहा था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी लिख लो। ये सारे किसके केस हैं? नेगेटिव डेविएशन के। अब आते हैं इसके इंडिविजुअल कर्व। ये क्लास कितने बजे तक है? 6:20 तक। 6:40 तक, 6:30 तक, ठीक है। चलो, ये सबने बना लिए थे। ये पूरा अगर तुम चार्ट बना के आओगे, इसमें कितने पॉइंट्स लिख दिए हमने? हाँ, एग्जाम्पल मिला के 6 है ना। तो इसमें तुम्हारे कोई नंबर नहीं कटेंगे। तुमने एग्जाम्पल भी दिए, तुमने उसके सारे थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर भी बना दिए। और किसी को लगता है जैसे बोर्ड में क्या होता है ना, कई बार हम भूल जाते हैं कि अब क्या करूं, एक आधा पॉइंट दिमाग में आ ही नहीं रहा। तो ये जो डेल्टा एच मिक्स है ना और डेल्टा एस मिक्स है, इसके अलग अलग पॉइंट कर देना। एग्जाम्पल तो याद ही रहेंगे। अगर एग्जाम्पल याद नहीं है, इसका मतलब तो पढ़ के ही नहीं गए हुए। एग्जाम्पल तो याद होंगे ही। अगर तुम फंस गए कि यार एक आधा पॉइंट याद ही नहीं आ रहा, तो इनके अलग अलग पॉइंट्स लिख देना, तो तुम्हारे 5 नंबर वैसे भी हो जाएंगे। वो देखता है कि तुमने अटैम्प्ट कैसा किया हुआ है। हालांकि अपना लेना देना बोर्ड से ज़्यादा है नहीं, जेई पे फोकस करो। अब मैं कर्व बना रहा हूँ। ये कर्व तुम पहले ड्रॉ कर चुके हो। ये किसका कर्व है? आइडियल सॉल्यूशन का। लिख लो इसको। ये यहाँ पे PA नोट हुआ करता था, ये PB नोट हुआ करता था। जब PA नोट होता था यानी कि x से कितना होता था? 1। बाद में घटते घटते x से कितना हो जाता था? 0। यहाँ पे x भी होता था 0 और बढ़ते बढ़ते x भी क्या हो जाता था? 1। और ये जो P सॉल्यूशन होता था, ये होता था P नॉट A XA प्लस
पी नॉट बी एक्स बी, और ये कर्व होता था पी ए का, ये कर्व होता था पी बी का। पी ए को लिखते थे पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी को लिखते थे पी नॉट बी एक्स बी। तो ये कर्व था आइडियल का। यहाँ पे क्या होता था पी ए नॉट, यहाँ पे था पी वी नॉट। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब फाइनल वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन आनी थी, लेकिन अब कैसा हो चुका है? पी ऑब्जर्व्ड बढ़ चुका है, तो इस कर्व से क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। सिमिलरली ए भी अपनी पोजीशन से ऊपर उठेगा, और बी भी क्या करेगा? अपनी पोजीशन से ऊपर हो जाएगा। तो ये कर्व किसका है? पॉजिटिव डेविएशन का। तो लिख लो इसको। अब ये कर्व क्या शो कर रहा है? ये पी ए का कर्व है, ये पी बी का कर्व है, और ये किसका कर्व है? पी सॉल्यूशन का। पी सॉल्यूशन भी अपनी जगह से उठ गया, पी ए भी उठ गया, और पी बी भी उठ गया। क्या एंड में तो प्योर का वेपर प्रेशर है ना। वो प्योर का मतलब तो क्या है? जब तक किसी को किसी में मिक्स नहीं किया, तो तब तक तो उसकी रिपोर्टेड वैल्यू सेम ही होगी। तो ये कौन से डेविएशन का कर्व है? पॉजिटिव डेविएशन का। आ रहा है समझ में? बस राउट्स खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। मतलब दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी एजियोट्रोपिक मिक्सचर आएंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग कर्व्स, बस वो इसका लास्ट टॉपिक है। अरे नहीं भाई, अभी तो बहुत बड़ा है। अभी तो सिर्फ लिक्विड में लिक्विड मिक्स करा है, फिर लिक्विड में सॉलिड मिक्स होगा, और सॉलिड जब मिक्स होगा तो असली चैप्टर आएगा जिसमें आएंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ खत्म करेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि यार ये तो डिसोशिएट भी कर रहा है इसके अंदर। तो एक नया टॉपिक आएगा वन टॉप फैक्टर। तो अभी तो बहुत पड़ा हुआ है सोल्यूशन, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। एनसीईआरटी में एजियोट्रोपिक नहीं है वो, उसके बाद ही खत्म है। नहीं नहीं, ये लिख दिया भाई, बना लो, करो। नकुल पूरा पूरा लिख यार, लेबल तो ढंग से कर। हाँ ये आइडियल का ठीक है, ये इसका भी कर दे पूरा पी ए पी बी। अरे मेरे को नेगेटिव का भी बनाना है और एक क्वेश्चन देना है अभी इस पे। हो गया। अब नेगेटिव का बना लो। हाँ वो नीचे चला जाएगा अपनी पोजीशन से। होना चाहिए था ये, लेकिन अब पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 0,
एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि नेगेटिव डेविएशन हो चुका है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब इनसे कम हो जाएगा, तो ये नीचे चला गया, ये कर्व भी अपनी लाइन से नीचे चला गया और ये भी क्या है अपने से नीचे चला गया। तो अब ये कर्व किसका आ गया, पी बी का, ये कर्व किसका आया, पी ए का, और ये किसका आया, पी एस का। तो ये भी लिख लो, ये किसका कर्व है, नेगेटिव डेविएशन का। वेपर प्रेशर घट ही रहा है ना। ये बना लोगे, मैं क्वेश्चन लिख दूं तब तक। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट द thermodynamic properties of 1 mole of an ideal binary solution, of an ideal binary solution। ए सी सी ये कर्व मतलब बुक में था नहीं, मतलब बुक में ये वाले कर्व थे जो मैंने अभी बनवाए। पॉजिटिव डेविएशन का कर्व है एनसीईआरटी में, नेगेटिव का भी है, उसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब उसने एग्जाम में दिया ना ये, तो उसने ऐसे कर्व बना दिए जो मतलब बच्चों ने पहले देखे नहीं थे। है? हाँ होया होया डी नहीं, वाशवी सी, लवन्या सी। तुम लोगों को भाई टाइम से ही समझ आ गया है, सही है, किसी का गलत नहीं है। सी आएगा भाई, बढ़िया है, मतलब कंसेप्ट हो गया है क्लियर। अगर
तुम्हारा सॉल्यूशन ही आइडियल है, तो एक पैरामीटर है वो जो जीरो है, डेल्टा एच मिक्स, इसमें टी डेल्टा एच मिक्स जीरो कर दिया, मतलब ये तो गलत है। एंट्रोपी तो हमेशा क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, रैंडमनेस बढ़नी चाहिए। इसमें डेल्टा एच मिक्स तो जीरो है, मतलब इसको कंसीडर कर लेंगे। ये कह रहा है डेल्टा जी मिक्स जीरो, ऐसा थोड़ी ना होता है। डेल्टा जी मिक्स का मतलब है स्पॉन्टेनियस है ही नहीं, मतलब जीरो है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी मिक्स कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अब इसको और इसको कंसीडर कर रहे थे, बी और सी को, तो जी मिक्स किस में लेस देन जीरो है, सी ऑप्शन में ही है, तो सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट था। बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स से अगर कर्व आ गया तो कर दोगे ना, और नॉर्मल कर्व तो तुमने पढ़ ही लिए हैं जो सिलेबस के हैं। बाकी इस पे क्वेश्चन देखेंगे है? हाँ ये PYQ है, लेकिन ये जेई मेंस का नहीं है, ये IIT जैम का है। हाँ IIT जैम होता है मास्टर्स IIT में करने के लिए। हाँ गेट होता है PhD के लिए। गेट जॉब के लिए भी होता है। गेट में अगर जॉब, हाँ गवर्नमेंट नहीं PSU में जॉब मिलती है, और उसमें पैकेज बहुत बढ़िया होता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री की जॉब जो गेट की है वो ONGC का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। उसको 15 दिन जॉब पे रहना है और 15 दिन छुट्टी पे रहना है, और जब वो जाएगा तो शोर पे वो करेगा रिसर्च। तो हमारा जो ONGC का शोर है वो है मुंबई में, तो हेलीकॉप्टर उठाएगा तुम्हें, हेलीकॉप्टर लेके जाएगा, 15 दिन तुम शिप पे रहोगे, बढ़िया 20-25 लाख का पैकेज मिलेगा, और हर साल का अलाउंस बहुत ज़्यादा है। 15 दिन जॉब करनी है, 15 दिन छुट्टी मारनी है, फिर तो मतलब बढ़िया एंजॉय कर ही सकते हो बाकी ये 15 दिन। बाकी अलाउंस बहुत ज़्यादा होते हैं गेट के लिए। गेट इंजीनियरिंग के बाद भी होता है, जब तुम इंजीनियर बन जाओगे। बहुत सारे IIT के लड़के हैं जो सीधा BTech के बाद गेट देते हैं, जैसे मैकेनिकल के देते हैं या CSE के भी देते हैं, तो वो एक फील्ड है, वो पता लगेगा तुम्हें बाद में। और उसमें एक ट्रिक है, गेट का चक्कर ये है कि क्लियर तो हो जाएगा, अब जैसा मेरा हर साल हो जाता है क्लियर, उसमें लेकिन चाहिए 10 से नीचे रैंक, ऑल इंडिया 10 से नीचे, अगर आपको मतलब वो जॉब चाहिए जो बता रहा हूँ। क्या है, बहुत ज़्यादा ही है, 10 से नीचे आया तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं है। 10 से नीचे आ नहीं रहा।